भारत का इतिहास ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक जबरदस्त दास्तां है। तो आज हम हजारों सालों के इस सफर पर निकलने वाले हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। तैयार हो जाइए, ये सफर थोड़ा तेज होने वाला है। तो सवाल ये है कि हजारों साल, दर्जनों महान शासक और न जाने कितनी लड़ाइयां, इतना सब कुछ बस चंद मिनटों में कैसे समेटा जाए? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका एक आसान सा जवाब है। वो छिपा है इतिहास के एक पैटर्न में, राइज एंड फॉल का चक्र। जब एक साम्राज्य गिरता है तो उसी के राख से दूसरा खड़ा हो जाता है। बस यही वो धागा है जो भारत की लंबी कहानी को एक साथ पिरोता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य से। ये थे भारत के पहले महान एकीकरणकर्ता। इन्होंने ही बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, जब सिकंदर की सेनाएं वापस लौटीं तो उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया, एक खालीपन। और इसी मौके का फायदा उठाया एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की बेजोड़ रणनीति के साथ मिलकर। लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा सितारा तो कोई और ही था, सम्राट अशोक। अशोक की विरासत सिर्फ जमीनें जीतने तक ही नहीं थी। कलिंग के भयानक युद्ध ने उन्हें पूरी तरह से बदलकर रख दिया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। बौद्ध धर्म को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और हाँ, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो अशोक की ही देन है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मौर्यों का अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि उनकी ही एक सेनापति ने किया। उन्हें धोखा दिया गया और सिंहासन पर कब्जा हो गया। इतिहास का पहिया एक बार फिर घूम गया था। तो मौर्यों के बाद कहानी दो दिशाओं में बंट जाती है। दक्षिण में चोल राजवंश और उत्तर में गुप्त साम्राज्य। ये दो ऐसे साम्राज्य थे जो अपनी तलवारों से ज्यादा अपनी कला, संस्कृति और विज्ञान के लिए मशहूर हुए। 1500 साल, जरा सोचिए इसके बारे में। ये कितना लंबा वक्त होता है। चोल वंश ने इतने लंबे समय तक राज किया, और उनकी शक्ति का राज सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि उनके बनाए गए भव्य मंदिर और उनकी कला थी। पर देखिए, इतिहास की विडंबना। जिस संस्कृति को उन्होंने इतनी शिद्दत से सींचा, शायद वही उनकी कमजोरी बन गई। जब वो मंदिर बना रहे थे, तब उनके दुश्मन अपनी तलवारों पर धार लगा रहे थे। एक कड़वा सबक कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपके पतन का कारण बन जाती है। और इसी दौरान उत्तर में गुप्त साम्राज्य ने भारत के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की शुरुआत की। ये एक ऐसा दौर था जब ज्ञान का जैसे विस्फोट हुआ हो, गणित में शून्य की खोज जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। कालिदास की कविताएं, आर्यभट्ट के खगोलीय रहस्य, ये सब कुछ इसी दौर की देन है। लेकिन कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं टिकता। गुप्त साम्राज्य के बिखरते ही भारत एक नए और कहीं ज्यादा तूफानी दौर के मुहाने पर खड़ा था। एक ऐसा बदलाव जो उपमहाद्वीप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो बदलाव आया दिल्ली सल्तनत के रूप में। एक नया युग शुरू हुआ। अब कमान सुल्तानों के हाथ में थी, और इसी ने आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस दौर में खिलजी वंश का शासन, खासकर अलाउद्दीन खिलजी का, काफी विनाशकारी रहा। सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ा गया और नालंदा की महान लाइब्रेरी, जिसमें सदियों का ज्ञान जमा था, उसे जलाकर राख कर दिया गया। खिलजी वंश जब कमजोर पड़ा तो उस खाली जगह को भरने के लिए एक नई ताकत आई। मध्य एशिया से बाबर ने भारत पर हमला किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो अगली 3 सदियों तक भारत की तकदीर लिखने वाला था। मुगलों की विरासत को समझना थोड़ा पेचीदा है, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ उन्होंने युद्ध में बारूद और तोपों का इस्तेमाल शुरू किया, जमींदारी सिस्टम लाए और ताजमहल जैसे अजूबे बनाए। तो दूसरी तरफ जजिया जैसा विवादित टैक्स भी लगाया, और हाँ, हमारी पसंदीदा बिरयानी भी उन्हीं की देन है। पर मुगल शासन को कोई चुनौती नहीं मिली हो, ऐसा भी नहीं था। दक्कन की पहाड़ियों से एक नई शक्ति उभर रही थी, जो जल्द ही मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। और वो शक्ति थी मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उन्होंने मुगल सत्ता को सीधी टक्कर दी, और देखते ही देखते उन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सोचिए, एक तरफ मुगल, दूसरी तरफ मराठे, भारत के अंदर ही सत्ता के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही थी।
लेकिन तब क्या हुआ जब एक बिल्कुल नई, एक तीसरी ताकत समंदर के रास्ते इस खेल में शामिल हो गई। और यहीं से हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। एक ऐसी ताकत जो जमीन से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते आई। एक ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापारी से शासक बन गई, ब्रिटिश राज। तो ये सब हुआ कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ मसाले और कपास का व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा महाराजा तो आपस में ही लड़ने में लगे हैं। उन्होंने इसी फूट का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया और धीरे धीरे सबको हरा के पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज की विरासत भी बहुत उलझी हुई है। एक तरफ उन्होंने रेलवे का जाल बिछाया, देश को एक तरह से जोड़ा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने देश के संसाधनों को जम के लूटा, जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार किए और जाते जाते देश का दर्दनाक बंटवारा कर गए। पर हर साम्राज्य का अंत लिखा होता है। अब भारत में आज़ादी की आग सुलग चुकी थी और इस लड़ाई के लिए एक नया हथियार सामने आया, अहिंसा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया और ऐलान कर दिया कि वो आज़ादी मिलने तक अनशन करेंगे। और वो अकेले नहीं थे। उनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों भारतीय उठ खड़े हुए। पूरे देश से अब बस एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आखिरकार 1947 में भारत पर आखिरी साम्राज्य का सूरज भी डूब गया। साम्राज्यों के बनने और बिखरने से बनी ये जमीन अब अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए आज़ाद थी। इतिहास का चक्र तो घूम चुका, पर अब सवाल ये है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा।